सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी जो आज का वीडियो है उसके बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ पहले कि किस चैप्टर का वीडियो है। चैप्टर जो अपना 5 चल रहा था, चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन, वो पूरा हो चुका है इससे पहले की वीडियो में। और अभी आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और नया चैप्टर भी मैंने थोड़ा आसानी लिया है, थोड़ा आसान चैप्टर इसलिए ले रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो थोड़े मुश्किल वाले चैप्टर हैं, मुश्किल वाले जो टॉपिक हैं, वो जब तुम सामने हो, क्लास में सामने बैठे हुए हो, तो उसी समय एक्सप्लेन करूँ। तो अभी जो चैप्टर है अपना, आज हम बहुलक शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 15 है अपनी बुक में। और बहुलक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मुझे लगता है कि 2 वीडियो में, और 2 में नहीं तो तीसरी वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट लगेगा ये जो तुम बुक में देखोगे चैप्टर को खोल के, और जो यहाँ पर वीडियो में देखोगे तो थोड़ा तुम्हें अलग लगेगा। अलग क्या लगेगा कि जैसे बुक में सबसे पहले वर्गीकरण दिया हुआ है बहुलक का। मैं वर्गीकरण पूरा पहले नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो आसान चीज़ है। मैं पहले वो चीज़ ले रही हूँ कि जो एग्जाम में पूछी जाती है, वहाँ से मैं पहले शुरू कर रही हूँ। तो जिससे कि तुम्हारे दिमाग में पहले दिन से, जब से तुम बहुलक पढ़ो, तो जो पहला तुम्हारा टॉपिक आए तुम्हारे दिमाग में, वो जो महत्वपूर्ण बहुलक है उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी एकलक इकाई क्या होती है, और उनकी जो बहुलक इकाई बनती है उसका क्या सूत्र होता है और क्या अभिक्रिया होती है। तो वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा प्रस्तावना, छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुलक के बारे में तुम्हें बता देती हूँ, जो तुम पहले से भी जानते हो। बस वो जो बिंदु इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको अपने दिमाग में लाकर एकत्रित करना है। देखो, मैंने सबसे पहले लिखा है चैप्टर 15 बहुलक। ठीक है, बहुलक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। इंग्लिश शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इंग्लिश में इसको समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि ये इंग्लिश की टर्म है। इंग्लिश को हमने हिंदी में बाद में कन्वर्ट किया। देखो, इंग्लिश में टर्म है अपनी पॉलीमर। 2 अलग अलग इकाई हैं। पॉली शब्द का मतलब है मैनी, और मर शब्द का मतलब है यूनिट। मैनी यूनिट का मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारी इकाइयाँ जुड़कर पॉलीमर बनाती हैं या बहुलक बनाती हैं। किसी यौगिक की विशेष रूप से कार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के बहुलक ही तुम पढ़ोगे यहाँ पर, तो विशेष रूप से कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक यौगिक की बहुत सारी इकाइयाँ जुड़कर जो उत्पाद बनाती हैं उस उत्पाद को बहुलक कहते हैं। और ये बहुलक अधिक तापमान और अधिक दाब पर बनाया जाता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है वो स्थायी ही होता है, बनने के बाद स्थायी होता है। जो यौगिक हमें अपने सामने दिखाई दे रहा है, जिस यौगिक को हम उपयोग में ला सकते हैं, तो वो स्थायी यौगिक है। लेकिन उसको और भी स्थायी रूप में परिवर्तित करने के लिए, और भी अधिक उपयोगी बनाने के लिए बहुलकीकरण की सहायता ली जाती है। तो बहुलकीकरण क्या है? बहुत सारी इकाइयाँ एक साथ जुड़कर किसी कार्बनिक यौगिक की यदि एक यौगिक में बदल जाती हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग का है, तो उसको हम बहुलकीकरण कहते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, अब मैं वर्गीकरण पूरा नहीं ले रही हूँ, छोटा सा भाग वर्गीकरण का ले रही हूँ। देखो, एक तो सामान्य वर्गीकरण है, इसके आधार पर कि ये प्रकृति में उपस्थित हैं या नहीं, इसके आधार पर एक सामान्य वर्गीकरण है, तो उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, सामान्य वर्गीकरण मैंने यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बहुलक को सामान्य वर्गीकरण के आधार पर, इनकी प्रकृति में उपस्थिति के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाग है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में अपने ओरिजिनल रूप में पाए जाते हैं, जैसे वो हैं, जैसे उनका उपयोग किया जाता है, वो उसी रूप में प्रकृति में उपस्थित होते हैं। देखो, इन बहुलकों में उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। सिल्क एक उदाहरण है, कॉटन एक उदाहरण है, रबर एक उदाहरण है। 2 मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, एक रबर भी इसी का उदाहरण है। रबर भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका पूरी संरचना पढ़ेंगे रबर की कि क्या संरचना होती है रबर की। तो ये सिल्क, कॉटन और रबर। सिल्क मतलब रेशम, कॉटन मतलब सूती धागा, और रबर, ये तीनों प्राकृतिक रूप से
प्रकृति में ऐसे ही उपस्थित होते हैं जैसे कि इनको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसका भाग है संश्लेषित। इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक या संश्लेषित से तुम्हें पता चल गया कि इनको रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं होती हैं उन प्रयोगशाला में या इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में इनको बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक उपयोग में आने वाले बहुलक हैं। तो जो संश्लेषित हैं वो क्या है, बहुत अधिक उपयोग में आने वाले बहुलक हैं और इसीलिए इनको रासायनिक प्रयोगशालाओं में या फिर उद्योगों में बनाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है उनको उद्योगों में बनाया जाता है और जो केवल हमारे रसायन विज्ञान को पढ़ने में सहायता करने में काम आते हैं उनको रासायनिक प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार हुए। अब इस दूसरे प्रकार का मैंने एक ही उदाहरण लिखा, वैसे बहुत सारे उदाहरण। देखो, एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है नायलॉन, जिसके तुम्हारे सॉक्स बने हुए होते हैं, मोजे बने हुए होते हैं नायलॉन के। ठीक है, नायलॉन की रस्सियाँ बनी हुई होती हैं। ठीक है, नायलॉन के अलावा बेकेलाइट का तुमने नाम सुना होगा। बेकेलाइट भी इसी संश्लेषित बहुलक में ही आता है। बेकेलाइट के साथ साथ तुमने नाम सुना होगा पॉलिएस्टर का नाम सुना होगा, वो पॉलिएस्टर भी इसी में ही आता है अपने संश्लेषित बहुलक में। तीसरा जो हमने भाग इसका लिया है वो है अर्ध संश्लेषित। देखो, अर्ध शब्द आया, इसको बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक। अर्ध संश्लेषित जिसका भाग नेचर में उपस्थित होता है, जो बहुलक प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, अगर उसकी संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कोई दूसरा ज़्यादा उपयोग वाला बहुलक बनाया जाता है, क्योंकि बिना काम के हम विज्ञान में कोई काम नहीं करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उपयोग के लिए काम करते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक बहुलक की संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं एक नया बहुलक बनाने के लिए, तो उसके पीछे कारण क्या होगा कि वो उससे ज़्यादा उपयोगी है, प्राकृतिक बहुलक से ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए उसको प्रयोगशाला में किसी दूसरे रासायनिक यौगिक जो संरचना में उसके जैसा मिलता जुलता है की सहायता से दोबारा से उसको बना लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। और इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है टेरिकोट। देखो, इस उदाहरण को मैं समझा देती हूँ तुम्हें। कॉटन हमारा क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। कॉटन सूती कपड़ा। अब सूती कपड़ा, जैसे मैंने आज सूती पहना हुआ है, मैंने सूती सलवार कुर्ता पहना हुआ है। सूती कपड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते, हम रोज़ रोज़ नहीं पहन सकते उसको। हफ्ते में एक बार पहन रहे, 15 दिन में एक बार पहन रहे, महीने में एक बार पहन रहे हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको रोज़ रोज़ पहनना शुरू कर दें तो जल्दी घिस जाता है, जल्दी फट जाता है। इसलिए क्या करते हैं, देखो, जिस कपड़े की तुम्हारी यूनिफॉर्म बनी हुई होती है, यूनिफॉर्म की जो शर्ट बनी हुई होती है, ठीक है, जो कमीज़ बनी हुई होती है, वो कमीज़ टेरिकोट की बनी हुई होती है। और टेरिकोट सूती कपड़े में ही एक दूसरा रासायनिक यौगिक मिलाकर बनाया जाता है। क्योंकि टेरिकोट ये यूनिफॉर्म तुम 1 साल पहनते हो, 2 साल पहनते हो, 3 साल पहनते हो, कई कई साल तुम्हारी यूनिफॉर्म चल जाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि उसकी उपयोगिता बढ़ा दी गई है, उसके अंदर दूसरा रासायनिक यौगिक मिलाकर, जो कि उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है, उन रेशो जिन रेशो से वो मिलकर बना हुआ है प्राकृतिक रूप से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके बाद आते हैं बहुलकीकरण का एक और वर्गीकरण मैं तुम्हें बताती हूँ जो हमारे उपयोग में आने वाला है। और वो वर्गीकरण क्या है, पहले बहुलक को हम बोलते हैं समबहुलक, ठीक है, और इस घटना को क्या बोलेंगे, समबहुलकीकरण। बहुलक बनने की जो घटना है, कोई रासायनिक यौगिक अधिक तापमान पर, उच्च दाब पर, उच्च ताप पर अगर किसी अधिक उपयोग वाले दूसरे कार्बनिक यौगिक में एक बड़ी इकाई में बदल जाता है तो इस घटना को हम बहुलकीकरण बोलते हैं। और बहुलकीकरण को हम समबहुलकीकरण कब बोलेंगे, यदि जो इकाइयाँ जुड़ी हैं वो एक जैसी हैं, सबकी सब इकाई एक जैसी है, ठीक है, और यदि वो इकाइयाँ अलग अलग हैं तब हम उसको बोलेंगे सहबहुलकीकरण, क्योंकि वो एक से ज़्यादा इकाई साथ में जुड़कर, सह शब्द कहाँ से आया, साथ में जुड़कर, एक से अधिक इकाई साथ में जुड़कर, जो कि अलग अलग इकाई है, वो साथ में जुड़कर एक बहुलक बना रही है। ठीक है, इन सभी सहबहुलकीकरण और समबहुलकीकरण के उदाहरण जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो सबको मैं एक साथ में बता रही हूँ, सीक्वेंस में बता रही हूँ। उसमें से 5 उदाहरण आज की वीडियो में आ जाएंगे और जो बाकी के बचे हुए उदाहरण हैं वो कल की वीडियो में आ जाएंगे।
सबसे पहले सबसे आसान वाला उदाहरण पढ़ते हैं जो तुम पहले पढ़ भी चुके हो, ठीक है। इसका नाम है पॉलीथीन। सबसे पहला उदाहरण देखो, पॉली शब्द का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत, और थीन का मतलब क्या हुआ, इथीन। इथीन की बहुत सारी इकाई। यहाँ पर देखो एन लगाया हुआ है मैंने। एन अगर हमारे पास एक इकाई होती है तो हम एन कभी नहीं लगाते, 2 इकाई होती है नहीं लगाते, 3 होती है नहीं लगाते। इसका मतलब नंबर ज़्यादा है, 10 तक भी हम नंबर लगा देते हैं तो इसका मतलब नंबर इसका ज़्यादा ही है, ज़्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए हमने एन लगाकर छोड़ा हुआ। एन मतलब बहुत सारी इकाई। इथीन एक गैस होती है, अधिक तापमान पर और अधिक दाब पर जब उस गैस को सिलेंडर में भर के रखा जाता है तो वो पॉलीथीन में बदल जाती है। तो जो इथीन है वो एक एकलक है इस बहुलक का, ठीक है, और जो पॉलीथीन है वो बहुलक है इस एकलक का, इस एकलक का ये बहुलक है। अब ये पॉलीथीन बनी कैसे, ये मैं तुम्हें एक बार बताऊंगी, तो उसके बाद तुम्हें आगे वाले सारे बहुलक अपने आप से बनाने आ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ पे हमें एन लगाना है, कहाँ पे हमें बॉन्ड खोलना है और कहाँ पे हमें बॉन्ड लगाना है। देखो यहाँ पर ये इथीन की इकाई है, ठीक है। हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं उसको बंद बनाने के लिए। एक बंद कार्बन के बीच में बना हुआ है और दूसरा बंद इसलिए बना हुआ है कि दोनों ही कार्बन को कोई दूसरा परमाणु बंद बनाने के लिए नहीं मिला, इसलिए दूसरा बंद बना हुआ है। तो ये जो दूसरा बंद बना हुआ है यही बंद खुलेगा जब तापमान अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो ये बंद खुल जाता है। और ये बंद कैसे खुलेगा, देखो इस कार्बन का भी ये बंद खुला और इस कार्बन का भी ये बंद खुल गया। अब दूसरी इकाई जो इथीन की इसके पास रखी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरी इकाई है। अब इसका एक बंद खुला, इसका भी एक बंद, दोनों के बंद खुले। अब क्योंकि ये कार्बन पास पास आ रहा है तो दोनों एक ही बंद बना लिया, दोनों ने एक ही बंद बना लिया। बनाने के बाद इसी तरह इस कार्बन से एक इथीन जुड़ जाएगी, उस कार्बन से एक इथीन जुड़ जाएगी और बहुत सारी इथीन इसी तरह जुड़ती चली जाती है, जिनको हम क्या लिख देते हैं कि CH2 तो आएगा ही आएगा और बहुत सारी CH2 की इकाइयाँ जुड़ी हुई होंगी उसके साथ, जिसको हम पॉलीथीन बहुलक कहते हैं। दूसरा बहुलक है हमारा टेफ्लॉन। देखो टेफ्लॉन बनाने से पहले हमें इसके एकलक के बारे में पता होना जरूरी है और ये मैंने इसीलिए जानबूझकर इसके नीचे लिखा है। कारण क्या है, टेफ्लॉन की जो एकलक इकाई है टेट्राफ्लोरोएथीन, ये एथीन से ही बनी हुई है। एथीन में कार्बन के हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह फ्लोरीन आ गई, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह फ्लोरीन आ गई, तो टेट्राफ्लोरोएथीन, क्योंकि यहाँ 4 फ्लोरीन आई है दोनों कार्बन की मिला के, तो टेट्राफ्लोरोएथीन इसका नाम दिया गया। देखो अधिक ताप और अधिक दाब, उच्च ताप और उच्च दाब, उच्च ताप और उच्च दाब, ठीक है, से जब प्रभावित किया जाता है इसको, बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी इकाइयाँ जुड़ती चली जाएंगी, केवल हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या बनेगा, CF2 और उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा के लगाया N, मतलब सारी इकाइयाँ इसी तरह जुड़ती चली जाएंगी और हर एक इकाई की एक इकाई इस तरह दिखाई देगी। नाम इसका क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, या मार्केट में जिस नाम से ये मिलता है वो नाम है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के नाम से मिलता है मार्केट में, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा तीसरे पर आते हैं। यहाँ मैंने इंग्लिश में इसका नाम लिखा हुआ है पेन, क्योंकि नाम इंग्लिश में ही है उसको मैं केवल हिंदी में लिख रही हूँ, बाकी नाम इनके इंग्लिश में ही है पेन, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया पेन, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्रेट। नाम क्या है इसका, पॉली एक्रिलोनाइट्रेट, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पेन बोल देते हैं। पेन किससे बना हुआ है, एक्रिलोनाइट्रेट, एक्रिलोनाइट्रेट यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर भी लिख दिया एक्रिलोनाइट्रेट। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये संरचना है एक्रिलोनाइट्रेट, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, एक CH2, ये भी CH2 ही था, ये भी CH2 ही था, बस एक CH2 का एक हाइड्रोजन हटके उसके बदले में CN आ गया, इसलिए हमने इसको बोल दिया एक्रिलोनाइट्रेट, नाम बदल गया इसका,
क्योंकि CN ग्रुप आ गया, CN को नाइट्रिल बोलते हैं, तो नाम इसका बदल गया एक्रिलोनाइट्रिल। अब इसका बहुलकीकरण हुआ, बहुलकीकरण होकर क्या बनेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। ठीक है, बहुत सारी इसी तरह इकाइयाँ जुड़ जाएंगी। कार्बन कार्बन के बीच का बंध खत्म हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच का बंध खत्म हुआ, एक बंध इसका दूसरी इकाई के साथ जुड़ा, एक बंध इसका दूसरी इकाई के साथ जुड़ा, और इस तरह जुड़कर हमारे पास पेन आ जाएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। हमारे पास पेन आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे बेटा अब तीसरा मैंने लिखा है रबर। प्राकृतिक रबर, प्रकृति में जो रबर पाई जाती है ये प्राकृतिक रबर है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रेन की इकाई की बनी हुई होती है। जो उसकी एकलक इकाई है वो आइसोप्रेन है। मैंने आइसोप्रेन की संरचना यहाँ लिखी है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, और यहाँ पर भी यही होगा कि डबल बॉन्ड हटेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हटा, और डबल बॉन्ड हटने के बाद इसके बाद भी N आ गया है, जब बहुत सारी इकाइयाँ एक साथ जुड़ जाती हैं। ठीक है, बहुलकीकरण के बाद हमारे पास क्या बन गया, पॉलीआइसोप्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर भी दो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हटने से बनती है। तो ये जो हमारे बहुलक थे, ये सारे के सारे जो बहुलक थे ये समबहुलक, समबहुलकीकरण के बाद बने। समबहुलकीकरण मतलब देखो यहाँ पर सारी इकाइयाँ एथीन की हैं, यहाँ पर सारी इकाइयाँ टेट्राफ्लोरोएथीन की हैं, और यहाँ पर सभी इकाइयाँ एक्रिलोनाइट्रिल की हैं, यहाँ पर सभी इकाइयाँ आइसोप्रीन की। तो ये सबके सब बहुलक हमारे समबहुलक हैं, और ये जिस अभिक्रिया के द्वारा बने हैं उस अभिक्रिया का नाम समबहुलकीकरण। ठीक है, अब एक उदाहरण हम आज मैं लिख रही हूँ, और ये उदाहरण है नायलॉन का, जो सबहुलकीकरण का एक उदाहरण है। देखो नायलॉन को जब हम लिखते हैं तो हम नायलॉन 6,6 लिखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, नायलॉन एक से ज़्यादा, क्योंकि सहबहुलकीकरण का मैंने उदाहरण बोला, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एक इकाई नहीं है, एक से ज़्यादा इकाई है। एक से मतलब कम से कम दो इकाई से मिलकर बना हुआ है। तो जो दो इकाई हैं उन दोनों इकाइयाँ 6 कार्बन वाली इकाई है। यहाँ नीचे लिखना है मैंने, 6 कार्बन वाली दो एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है। 6 कार्बन वाली दो एकलक इकाई है, इसीलिए इसके नाम के बाद 6 लिखा जाता है। और ये एक नंबर का प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। केवल यही कारण पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि नायलॉन को नायलॉन 6 लिखा जाता है। तो कारण क्या है, क्योंकि नायलॉन दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ सहबहुलक है, और उन दोनों ही इकाइयों में 6 कार्बन की संख्या होती है। कैसे 6 कार्बन की संख्या होती है वो बोल पड़ेगी। देखो ये पहली इकाई है इसकी एडिपिक अम्ल, जिसमें COOH आया एक किनारे पर, COOH आया दूसरे किनारे पर, और बीच में CH2 की 4 इकाई आई। दूसरी CH2 की 6 इकाई आई बीच में, एक किनारा NH2 से जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा भी NH2 से जुड़ा हुआ है। इसका नाम एडिपिक अम्ल, इसका नाम हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। एडिपिक अम्ल 6 कार्बन का अम्ल, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन 6 कार्बन की अमीन CH2 का 6 नंबर हो गया है। ठीक है, अच्छा अब इनके जुड़ने पर प्रक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया क्या होगी। देखो अम्ल का जो OH वाला भाग है वो NH2 के संपर्क में आ रहा है, और कहीं पर भी अगर हमारे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में OH और H पास आ जाते हैं, तो क्योंकि H2O एक बहुत ही स्थायी यौगिक है, तो आसानी से H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने के बाद, ये मैंने लिखा -H2O। H2O बाहर निकलने के बाद हमारी इकाई कहाँ से जुड़ेगी, ये जो एडिपिक अम्ल का C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन का की एक संयोजकता मुक्त हो गई है, और नाइट्रोजन की भी एक संयोजकता मुक्त हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया हमारे से। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ गए। देखो यहाँ पर जो नया बंध बना है वो ये नया बंध है। ठीक है, तो ये नायलॉन 6 की संरचना है, और इसी तरह से ये जो NH2 है ये दूसरे एडिपिक अम्ल के साथ जुड़ेगा, और ये OH दूसरे NH2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरी संरचना में यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, और हाइड्रोजन हटने के बाद एक संयोजकता इसकी भी मुक्त हो जाएगी, एक संयोजकता इसकी भी मुक्त हो जाएगी। यहाँ से मुक्त हुआ, ये यहाँ से मुक्त हुआ, और मुक्त होने के बाद यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं N। ठीक है,
क्योंकि यहीं पर जुड़ेंगे। देखो जहाँ अमीन वाला भाग आएगा वहाँ अम्ल जुड़ेगा, और जहाँ अम्ल वाला भाग आएगा वहाँ अमीन जुड़ेगी। ऐसे एक एक इकाई जुड़ती चली जाएगी दोनों तरफ। तो इसको हम बोलते हैं नायलॉन 66, बहुत उपयोग वाला बहुलक है। अब जो इसके बाद वाले बहुलक हैं, जैसे एक बूना N आता है, एक बूना S आता है, जो रबर के ही अलग अलग प्रकार है, ठीक है। बूना N बूना S के साथ साथ एक आता है अपना बेकेलाइट आता है, और बेकेलाइट के बाद एक आता है अपना स्टायरीन पॉलीमर आता है, स्टायरीन का ब्यूटाइलिन एंड स्टायरीन का पॉलीमर आता है। तो जितने भी बचे हुए पॉलीमर हैं वो अब कल मैं उन सब की संरचना ही बताऊंगी, अगले वीडियो में उन सब की संरचना पूरी हो जाएगी। संरचना पूरी होने के बाद जो कुछ परिभाषाएं बचेंगी वो परिभाषाएं मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगी, तो ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा पॉलीमर का।